अभी आपको पता ही है, बातचीत इस बारे में बहुत ज़्यादा चल रही है कि ब्रॉक लेसनर का ओपोनेंट होने कौन वाला है रेसलमेनिया में। तो भाई इसके लिए एक जो चैलेंजर है वो ऑलरेडी सामने निकल के आ चुका है और इस नाम को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि इस बंदे का नाम है जेम्स एल्सवर्थ। वो टाइम आपको याद ही होगा जब डीन एम्ब्रोज एजे स्टाइल्स वाला टाइम था स्मैकडाउन में, कैसे इनकी स्टोर लाइन बिल्कुल सिनेमा वाली चल रही थी, जब सिनेमा वाला वर्ड भी इतना ज़्यादा हमारे बीच में इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। तो यहाँ पर उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, वही उनका जो कैच फ्रेज था, एनी मैन विद टू हैंड्स हैज़ अ फाइटिंग चांस एट फिर रेसलमेनिया। और ये चीज़ का उन्होंने जवाब जो है वो दिया है उस वाले ट्वीट को कोट करते हुए। तो ये जेम्स एल्सवर्थ का कहना है इसके बारे में। ऑब्वियसली जेम्स एल्सवर्थ आने नहीं वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉक लेसनर से लड़ने के लिए, लेकिन इस बारे में ना फैंस हमेशा ही बात करते रहते हैं कि जेम्स एल्सवर्थ को दोबारा से लेके आना चाहिए, भाई ये मज़ेदार चीज़ होगी। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अब क्रिएटिव लोग हैं, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि हमें नई चीज़ें बनानी है भाई, वो पुराने सुपरस्टार रैंडी ओर्टन के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाते, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इसको पुश करने से हमारा कोई पोर्टफोलियो थोड़ी बन रहा है कि हमने कोई सुपरस्टार बनाया, तो इसलिए वो पुरानी चीज़ों को ज़्यादा छूते नहीं हैं, नॉस्टैल्जिया के ऊपर वो बहुत ज़्यादा जीते नहीं है। वो सिर्फ तब आते हैं जब उनको लगता है कि भैया अब तो मामला बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया, अब तो हमसे बात समझ ही रही है। आई होप आप समझ रहे होगे इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट, जिस हिसाब से हमने पिछले 1-2 सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई में चीज़ें देखी हैं। तो पता नहीं पॉसिबिलिटी है एल्सवर्थ के आने की या फिर नहीं, लेकिन ऐसे करके मतलब लोग तो इस बारे में बात कर रहे हैं कि वाह भैया अगर तुम आ गए तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। बट डेफिनेटली ऐसा होने नहीं वाला। एक स्लाइट पॉसिबिलिटी कि क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी और प्रोग्राम के लिए जेम्स एल्सवर्थ को आगे जाके कभी कंसिडर करें, क्योंकि स्टिल वो इंडी शोज़ पर एक्टिव हैं और वो ऐसे प्रोफेशनल रेसलिंग के जो शोज़ हैं उसमें अपनी जो अपीयरेंसेज हैं उसको करते रहते हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और सबसे पहले मंडे नाइट रॉ के उसी प्रोमो सेगमेंट की बात करते हैं जो कि रोमन रेंस और सीएम पंक का था। और यहाँ पे अब ना इसको लेके रियल में चीज़ें ऐसी बातें होना शुरू हो चुकी हैं कि क्या जो सीएम पंक ने बात बोली रोमन रेंस के फादर को मेंशन करना वो नेसेसरी था, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये चीप तरीका है इस फ्यूड में इंटरेस्ट लेके आने का, क्योंकि भाई आप किस ऑब्वियसली आपको पता है वो किस इंसान के बारे में बात हो रही है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की बहुत चीप टैक्टिक है, इस चीज़ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को कॉल आउट किया जा रहा है। इस पर देखो डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, बट मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत सारी चीज़ों में फिर ये दीन ईमान धर्म तो देखते नहीं है, तो फिर आई थिंक फिर ऐसी चीज़ें भी फिर साथ में चलती रहती हैं। और आज नहीं तो कल किसी न किसी को ये चीज़ मेंशन तो करनी ही करनी थी। अब कोडी रोड्स के लिए तो देखो वो चीज़ कितनी नॉर्मल है, लोग तो कहते हैं कि कोडी रोड्स है ही रेलिवेंट अपने पिताजी की वजह से। अगर उसके पिताजी ने चैंपियनशिप पहले जीत ली होती तभी तो वो स्टोरी कैसे फिनिश करता, तो फिर ये बातें तो वैसे चलती रहती है। लेकिन कुछ कमेंट रोमन रेंस के फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आए हैं। और भाई नाया जैक्स ने बड़ी फनी बात बोली सीएम पंक के बारे में। नाया जैक्स कहती हैं कि उनको लगता है कि जो स्मॉल ये छोटे जो लोग होते हैं ना, मतलब कद काठी के जो छोटे लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा बार करते हैं, बहुत ज़्यादा लाउड करते हैं। वो कहते हैं कि हम समोन डायनेस्टी से आते हैं, हमें पता है कि फिजिकली हम किस चीज़ के लिए केपेबल हैं। और वो कहते हैं कि देखो जितनी बकवास करनी है सीएम पंक को वो कर सकता है, लेकिन एंड में जाके ये सबको पता है कि रोमन रेंस ही आगे निकलेगा, रोमन रेंस ही दबाएगा सीएम पंक को और रेसलमेनिया में वही जीतने वाला है, क्योंकि वो है ओटीसी। ऐसा करके नाया जैक्स ने अपने फैमिली मेंबर रोमन रेंस के बारे में बात करी है ऑन स्क्रीन। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब तक ये चीज़ करी नहीं है कि वो नाया जैक्स को ऐसे ब्लड लाइन की उस एंगल से दिखाएं, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाली स्टोरी को भी एक्सप्लोर कर सकती है, बहुत मेजर वे में नहीं ऑब्वियसली, लेकिन आजकल आपको पता है ऐसे बैक स्टेज कई सारे सेगमेंट्स होते ही रहते हैं। तो फिर शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या पता कि कुछ करे भी। वैसे एक्सपेक्टेशन तो अभी फैंस की ये भी है कि शायद इस वाली स्टोरी में अब बाकी रोमन रेंस के फैमिली मेम्बर्स भी आएंगे, क्योंकि वो फैमिली वाली बात के ऊपर जा चुके हैं और हमेशा रोमन रेंस आ जाते हैं झुंड में फिर, लेकिन वो उनका हील वाला कैरेक्टर था। क्या अब भी ऐसा होगा वो तो खैर हमको इस रोड टू रेसलमेनिया में पता चलेगा। बाकी ड्रू मैकिंटायर का भी ओपिनियन आ गया है ये सीएम पंक और रोमन रेंस के बारे में। वो ये कहते हैं कि देखो दोनों बंदों को मैं बहुत पास से जानता हूँ और रोमन रेंस के बारे में स्पेशली मैंने भी उसके बारे में काफ़ी सारी बातें उल्टी सीधी बोली हैं और उसने मेरी ज़िंदगी को काफ़ी सालों तक नर्क बना के रखा हुआ था। ऐसा ड्रू मैकिंटायर का कहना है रोमन रेंस के बारे में। फिर ड्रू मैकिंटायर ये भी कहते हैं कि देखो क्यूरियस तो मैं भी हूँ, देखते हैं इस चीज़ का फॉल आउट क्या होता है, लेकिन हाँ मैं ऐसा लाइव नहीं देखने वाला, मैं सिर्फ क्लिप्स देखूंगा। और ऐसा ड्रू मैकिंटायर ने इसलिए बोला क्योंकि इससे पहले आपको पता है प्रोमो सेगमेंट जो हुआ था रोमन रेंस और सीएम पंक का, वहाँ पे उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को उनकी चैंपियनशिप को स्मैकडाउन को सेकेंडरी शो करके बोला था, तो वो बात उनको पसंद नहीं आई थी। तो ड्रू मैकिंटायर की भी स्टेटमेंट आई इस चीज़ के ऊपर। बाकी अब देखते हैं रोमन रेंस का जो कमबैक है वो किस तरीके से होता है, उनकी तरफ से क्या लाइन आती है। जैसे आप ये वाले ट्वीट में देख सकते हो, क्या रोमन रेंस का एक पॉसिबल रिस्पॉन्स हो सकता है कि यू टॉक अबाउट बैरिंग मी नेक्स्ट टू माई फादर, एटलीस्ट दैट्स माई फैमिली, यू आर द गाय हुज लेगेसी इज अ फिल्थी डेड डॉग। और यहाँ पे ये बात होगी लहरी के बारे में। अगर आपको लैरी और सीएम पंक का कनेक्शन अच्छे से वैसे तो पता ही होगा, अभी रिसेंटली भाई लैरी इस दुनिया में रहा भी नहीं है, तो कितना ज़्यादा सीएम पंक और एजे ली के लिए पर्सनल लॉस था। तो ये भी
चीज़ को स्टोरी में लेके आ सकते हैं। बाकी तो भाई इनके पास 36 तरीके और हैं, बट वो मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि विंस मैकमैन को भी एटलीस्ट अपने प्रोमो में अगर लेके आएंगे तो उसको देखने सुनने में मज़ा आ जाएगा। हमने मंडे नाइट रॉ में देखा कि डोमिनिक मिस्टीरियो के पास से जो चैंपियनशिप है वो जा चुकी है, और डैन हाउजन का क्या इसमें एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि बैक स्टेज उन्होंने जैसे ही एक तरीके से श्राप दिया अपनी हिंदी भाषा में अगर इसे बोलेंगे, तो उसके बाद से उनके पास जो टाइटल है वो चला गया। फिन बैलर की देखो मस्ती, यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि आई थिंक वी ऑल नीड टू डिस्कस द कर्स दैट वाज पुट ऑन डोमिनिक बाय डैन हाउजन। तो क्या उसकी वजह से टाइटल चेंज हुआ है? वही चीज़ यहाँ पे फिन बैलर भी कर रहे हैं। फिन बैलर तो अपनी अलग ही मस्ती में भाई, इंस्टाग्राम पर उन्होंने फोटोज़ जो मल्टीपल पोस्ट किए उसमें एक फ़ोटो पेंटा की भी है जहाँ पे उनके पास में चैंपियनशिप है। तो भाई ये कैसे जजमेंट है कि इनकी यारी दोस्ती चल रही है। और फिर डैन हाउजन के बारे में एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है, अभी तक तो सब कुछ नेगेटिव ही आया, क्योंकि भाई जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको तरीका सोचा था उनको डेब्यू करवाने का, डैन हाउजन की ये जो टी शर्ट है भाई इसने बहुत अच्छे नंबर्स दिए हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यू इन नंबर से बहुत ज़्यादा इंप्रेस है। और आपको पता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि भाई अच्छे रिएक्शन, अच्छी मर्चेंडाइज सेल की वजह से जे ऊसो जैसे सुपरस्टार के पास में भी चैंपियनशिप आ सकती है। अब ऑफेंड मत हो जाना है सुन के कि जे ऊसो जैसे, क्योंकि मैं वही बंदा हूँ जो रॉयल रंबल जीतने पे जे ऊसो की बोला था कि चलो देखते हैं क्या कर सकता है जे ऊसो, लेकिन क्या जे ऊसो ने किया? फिर वो दिख गया था। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप हर किसी के लिए अच्छी अच्छी बातें ही बोलोगे, उनके कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, उसके रियल लाइफ के कैरेक्टर के बारे में बात नहीं हो रही है। तो ये फिर नंबर्स डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए मैटर करते हैं, क्योंकि फिर आपका ऐसा राइज हो सकता है। लेट्स सी डैन हाउजन के साथ होता है। ये नहीं कह रहा मैं कि उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलनी चाहिए, लेकिन हाँ अभी डब्ल्यूडब्ल्यू को मिड कार्ड में या फिर एटलीस्ट स्क्रीन टाइम बेटर दे के मे बी उनके कैरेक्टर के साथ अच्छे से फेमिलियर करवा सकती है, ताकि फिर फैंस एंटरटेन हो। थोड़ा थोड़ा आर्ट्रूथ वाली वाइब भी शायद वो दे सकते हैं, लेकिन थोड़े ईविल साइड में रह के, जो उनका कैरेक्टर है भी। अब ड्रू मैकिंटायर की बात कर लेते हैं भाई। तो अभी सोशल मीडिया पे ना सिर्फ यही बात चल रही है कि ड्रू मैकिंटायर के पास से टाइटल जाने वाला है, स्मैकडाउन में टाइटल चेंज हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए आप एक्टिव चैटर हो गए चैनल पे तो आपको सब कुछ पता चल ही रहा होगा। तो ड्रू मैकिंटायर ने वाला ट्वीट किया है, और सिर्फ यहाँ पे उन्होंने लिखा है सो व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, जो कि कोडी रोड्स का कैच फ्रेज है। अब आई थिंक ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, इसके बारे में भी हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन ड्रू मैकिंटायर क्योंकि ऑलरेडी सुन चुके हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चल रही हैं, तो क्या वो चाहते हैं कि लोग यहाँ पे इस बारे में बात करें कि कैसे फ्राइडे को जो भी होने वाला है वो सही नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो ड्रू मैकिंटायर के फेवर में तो है नहीं। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है इसके बारे में, हो सकता है कुछ और भी इसका मतलब हो। फिर बाकी कुछ ना भी ये स्टैट्स भी आए हैं ड्रू मैकिंटायर के चैंपियनशिप जीतने के बाद, कि जब से उन्होंने टाइटल जीता है 30% जो अटेंडेंस है स्मैकडाउन की वो बढ़ गई है, और जो रेटिंग्स हैं वो भी 4.5% बढ़ी हैं। अब मैं इसको कोई एक बहुत बड़ा मेजर मैट्रिक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ ऐसा नहीं था कि ड्रू मैकिंटायर के चैंपियनशिप जीतने की वजह से कोई स्मैकडाउन नीचे आ गया, जैसे लोग बातें बनाने की कोशिश करते हैं। स्पेशली आप बोल सकते हो कोडी रोड्स की साइड से जो लोग होते हैं, तो अगर 30% इंक्रीज़ हुआ है तो इसका मतलब घटा तो वो डेफिनेटली नहीं है। चलो रेटिंग्स को मैं उतना नहीं बोलूँगा कि 4.5% तो ऊपर नीचे कभी भी होते रहता है, लेकिन 30% अगर अटेंडेंस ऊपर आपकी आ रही है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फैंस का जो इंटरेस्ट है वो गया है। उल्टा कोडी रोड्स के टाइम में जो अटेंडेंस है वो नीचे चली गई थी, उनकी भी एक पीक स्टोरी थी, स्टोरी फिनिश करने तक, उसके बाद फिर कुछ हुआ नहीं है। तो पता नहीं अब देखो इस फ्राइडे को क्या होता है। कोडी रोड्स का भी ट्वीट आया जहाँ पे वो भी लास्ट चांस करके लिख रहे हैं, और साथ में उन्होंने स्मैकडाउन को का हैशटैग यूज़ किया है, वो अपने उसी चैंपियनशिप मैच की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला स्मैकडाउन रोड टू रेसलमेनिया में। अब क्योंकि ऑलरेडी इतनी बातें हो गई है तो पता नहीं अंदर ही अंदर मुझे ये लग रहा है कि कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू फिर से प्लान चेंज ना कर दे, क्योंकि उनका मेन फोकस स्टोरी के ऊपर नहीं होता, उनका मेन फोकस होता है अरे हमने फैंस को ट्रिक कर दिया। तो अगर ऐसा ट्रिक करने में तुमको मज़ा आता तो मैं चाहता हूँ कि इस बार स्मैकडाउन में भी हम लोग ट्रिक हो जाए, क्योंकि भाई मेरे को तो ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, खुद मेरे को पर्सनल बुरा लग रहा है इस बात को सोच के कि यार ड्रू मैकिंटायर के पास से ऐसे ही टाइटल चला जाएगा। वो रेसलमेनिया रोड टू रेसलमेनिया में ही जीता, और रेसलमेनिया आने से पहले ही उसके पास से टाइटल लौट गया, तो थोड़ा सा वियर्ड है फिर ये ऐसे देखने में। लोगन पॉल ने अपने पॉडकास्ट में एक ऐसी बात बोल दी जो कि मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसके लिए उनको डेफिनेटली आड़ में लेके बहुत सारी बातें बोलने वाली है। तो अपने इम्पल्सिव वाले शो पे लोगन पॉल ने बोला कि वो जो लोगोज डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग मैट पर होते हैं, जो कैनवस पर होते हैं, उससे भाई बहुत स्लिपरी हो जाती है वहाँ की जगह। अब ऑब्वियसली अगर आपको याद होगा तो पहले लोगन पॉल की प्राइम ड्रिंक की वहाँ पे छपी थी, लेकिन वो बताते हैं कि किस तरीके का पेंट वहाँ पे यूज़ होता है और कैसे वो उसको स्लिपरी बना देता है। तो मतलब थोड़ी उन्होंने प्राइम की बात पे थोड़ा हेजिटेट भी वो हुए, क्योंकि भाई उनका खुद की प्राइम छपी हुई थी वहाँ पे, तो वो तो लास्ट बंदे होने चाहिए बोलने के लिए। लेकिन फिर भी लोगन पॉल थोड़ा इस किस्म का आदमी, वो ज़्यादा सोचता नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ करने या बोलने से पहले।
तो उन्होंने ये बोल दिया कि भाई उससे वो स्लिपरी हो जाती है, और कहते हैं पता नहीं किस तरीके का पेंट वहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन वो स्लिपरी बना रहा है उस जगह को। अगर उसमें वो लोगोज ना हो तो वो स्लिपरी नहीं होती हैं। और उसके बाद बस लोगों को मौका ही चाहिए था कि कैसे कोई उस चीज़ को बैश कर दे। और उसके बाद लोगों ने बोला कि भाई लोगन पॉल तू तो बड़ा देवमानुष आदमी है भाई, तुमने ऐसी बात बोल दी जो कि हम भी, मतलब अब जैसे लोग बात करते हैं एजे स्टाइल्स के बारे में, जॉन सीना के बारे में, उनके वो जो फाइनल रिंग के वो जो गियर के शॉट्स हैं जो उन्होंने अपने, जैसे जॉन सीना का जो आर्म बैंड है या फिर जो पूरी जैकेट है एजे स्टाइल्स की, उसमें हमेशा ही पीछे वो लोगोस दिख रहे हैं अब। तो लोग यही बोलते हैं कि भाई अगर ये रिंग बिल्कुल क्लीन होती, इस पर कुछ ना होता, तो ये शॉट्स और कितने बढ़िया लगते। तो थोड़ी लोगन पॉल ने ऐसी बात बोली जिससे फैंस खुश हो गए। बाकी अपने व्लॉग में ना उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन भी दिखा दी जो कि मुझे लगता है पॉल हेमन को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली, अगर उनको पता चलेगा कि ये बाहर आ चुकी है चीज़। तो यहाँ पे लोगन पॉल को वो अप्रिशिएट करते हैं कि भाई क्या तुम्हारी तगड़ी परफॉर्मेंस थी, और साथ में ये भी कहते हैं कि आई वॉन्ट दैट टाइटल ऑन यू। तो ये बात उन्होंने बोली है कि वो टाइटल भाई मैं देखना चाहूँगा तेरे ऊपर। अब ऑब्वियसली आपको पता ही है ये बात कि जो लोगन पॉल हैं, सॉरी जो पॉल हेमन है, वो कितना ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और उनके हाथ में भी बहुत ज़्यादा पावर है। तो मे भी क्या पता वो इस चीज़ के क्लोज लेके जा पाए लोगन पॉल को। और लोगन पॉल से रिलेटेड एक और बात है, वैसे इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो होगन है उनके जो रेसलमेनिया 1 में, पहली रेसलमेनिया में पहले गए जो जूते थे उसका ऑक्शन हो रहा था, उसमें बिड किया उन्होंने। और वो बताते हैं कि कैसे $800 तक वो गए, लेकिन किसी ने 1 मिलियन पे जाके फिर उन जूतों को ख़रीदा है। तो ये देखो भाई, मतलब लोगों को कई बार आज के टाइम में ऐसा लगता है स्टोन कोल्ड के बारे में, हल्क होगन के बारे में, इन सुपरस्टार्स के बारे में लोग, मतलब क्योंकि अभी के एरा में जीते हैं तो उनको पता नहीं चल पाता एग्जैक्टली कि इन लोगों की क्या रही है लेगेसी। तो देखो भाई, सिर्फ वो जूते जो पहली रेसलमेनिया में पहने थे वो $1 मिलियन में गए हैं, जो कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 9 करोड़ होते हैं। तो ये लोगन पॉल के हाथ से डील चली गई और लोगन पॉल का थोड़ा ऐसा हो गया कि अरे यार मुझे चाहिए था। तो ये अलग अलग शौक भी है लोगन पॉल के, जैसे पोकेमॉन वाला कार्ड भी उन्होंने बेचा था अभी। भाई यार, अगर जॉन सीना के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं रैंडी ओटन, तो इस साल की रेसलमेनिया में आप देखने वाले हो रैंडी ओटन के पास में आने वाली है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो देखो 2008 में रॉयल रंबल जीती जॉन सीना ने, 2009 में रैंडी ओटन ने रॉयल रंबल जीती, 2012 में जॉन सीना ने मनी इन द बैंक जीता, 2013 में रैंडी ओटन ने मनी इन द बैंक जीता, 2025 में जॉन सीना ने एलिमिनेशन चेंबर जीता, 2026 में रैंडी ओटन ने एलिमिनेशन चेंबर जीता, और 2025 में रेसलमेनिया में जॉन सीना ने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीती थी। और क्या अब 2026 की रेसलमेनिया में रैंडी ओटन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। बाकी यहाँ पे कुछ और बताने या ऐड करने के लिए है नहीं। अगर ऐसा ही पैटर्न फॉलो हो रहा है तो भाई इस साल रेसलमेनिया में आप देखने वाले हो रैंडी ओटन को वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए, और उनको 15th टाइम उस टाइटल को अपने कंधों पर देखते हुए, जो कि उनको और क्लोज लेके आएगा जॉन सीना के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप के रिकॉर्ड के लिए। अब तक हमने जॉन सीना के लिए रूट किया भैया, 17वीं बार इसको चैंपियन बनना चाहिए, और अब हमारे पास एक और चीज़ आ गई है रूट करने के लिए, और वो ये है कि क्या जॉन सीना के रिकॉर्ड को रैंडी ओटन तोड़ पाएगा और वो बनेगा 18 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। इस समय WWE के सबसे हाई प्रोफाइल मैच की बात करते हैं, जो कि ऑब्वियसली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए है, CM पंक वर्सेस रोमन रेंस के बीच में। तो भाई अगली बार मंडे नाइट रॉ में अब जब रोमन रेंस और CM पंक आमने सामने होने वाले हैं, तो इनके बीच में आप एक्सपेक्ट मत करना कि सिर्फ एक प्रोमो वॉर होने वाली है। अगला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड रोमन रेंस और CM पंक के बीच में जो भी होने, अगला मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जब रोमन रेंस और CM पंक एक साथ होने वाले हैं, तो इनके बीच में आप बहुत ही इंटेंस चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसी एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट टाइम जब रोमन रेंस और CM पंक एक दूसरे को देखने वाले हैं। और उसके पीछे बहुत एक ऑब्वियस रीज़न भी है, रोमन रेंस बड़ा ज़्यादा गुस्से में होने वाला है, पापा के बारे में ऐसी बातें बोल दी। तो सिर्फ ये नहीं है कि रोमन रेंस अपनी अच्छी अच्छी लाइन्स तैयार कर रहे हैं, वो प्रोमो वर्क अलग होता है, लेकिन यहाँ पे बात बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गई। और इस वजह से, जैसा शुरू में बोला था ना कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, क्या ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए थी या फिर नहीं, मेरे ख्याल से अगर इस पॉइंट पे इस फ्यूड को बेटर बना रही है तो फिर WWE ने भी फिर चीज़ें सोच समझ के की होंगी। तो अब नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में देखते हैं क्या आंधी तूफान ये लेके आते हैं, क्योंकि रोमन रेंस ऐसे तो छोड़ने नहीं वाले CM पंक को, और CM पंक भी कोई इतना सीधा आदमी है नहीं जो कि रोमन रेंस की कही सुनी या मारी हुई बात को बस ऐसे ही ले जाएगा, क्योंकि अभी तो उसके पास चैंपियनशिप भी है। तो भाई ये मार्च का महीना और अप्रैल में तो मस्त मज़ा आने वाला है CM पंक और रोमन रेंस के बीच में, बस थोड़ी सी भी अगर इस पर अच्छे से मेहनत कर दें। और लास्ट में हम बात करते हैं WWE 2K26 गेम की जो रेटिंग है उसके बारे में। क्या रोमन रेंस कोडी रोड्स से आगे हैं या कोडी रोड्स आगे हैं? तो भैया मैंने आपको बताया था कि कोडी रोड्स की जो रेटिंग है वो घट गई है, 95 हो गई है। इस साल जो रेटिंग है रोमन रेंस को वो भी एग्जैक्ट सेम ही मिली है, वो है 95। बाकी ब्रॉक लेसनर की 94 है, और सबसे ज़्यादा इस साल किसी को रेटिंग मिली है, यहाँ पे सुपर सीना की बात नहीं हो रही जिनकी 100 ही रेटिंग होती है गेम की, यहाँ पे इस बार सबसे
ज़्यादा रेटिंग मिली है रिया रिप्ली को, तो वो कॉन्वर्सेशन फिर से स्टार्ट हो गई कि क्या रिया रिप्ली ज़्यादा ड्रॉ है ब्रॉक लेसनर से, क्या ज़्यादा बड़ी ड्रॉ है रोमन रेन से। और इस वाली कॉन्वर्सेशन से तो मैं बहुत पहले ही बाहर हो चुका हूँ अच्छे तरीके से, एंड यू नो ऑल दी रीजंस। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।